वेलकम टू फेडरल कमांजन। ये है लेक्चर नंबर 1 हमारे यूनिट 3 द विंड क्लास 11 की इंग्लिश का, जिसमें आज हम ये शुरू करने वाले हैं चैप्टर इस प्लेलिस्ट में। ये द विंड वाला जो चैप्टर है ये है एक पोएम के ऊपर, पोइट्री इसमें है, मतलब नज़म या फिर शायरी जो कहते हैं। तो अब आज है ना हम ये शुरू करने वाले हैं। तो अब शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के फ्री में और बाकी सारे चैप्टर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें। जो बच्चे हमसे है ना ट्यूशन्स लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन्स दे देंगे। तो अब है ना ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये है एक नज़म और पोइट्री के ऊपर। तो यार पोइट्री है ना, उसको समझने के लिए डायरेक्टली आप है ना सबसे पहले एक तो ये प्री रीडिंग को छोड़ दें, ठीक है, ये फिलहाल काम की नहीं है। ये है ना आपकी पोइट्री है, एक ही पेज की है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। पोइट्री को करने से पहले पोइट्री में हमेशा ये याद रखें कि ये है ना दिल से पढ़ी जाती है। तो आपको है ना लिटरली, मतलब जैसे अल्फाज लिखे गए हैं वैसे नहीं समझने हैं, ठीक है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई and blow the words about the sky. And all around I heard you pass like lady skirts across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. अब यार ये चीज़ है ना, इसको हम समझते हैं कि यार ये क्या क्या रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे है ना मैं कुछ अल्फाज अंडरलाइन करने वाला हूँ। वो अल्फाज है ना डेफिनेशन, आपको उनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो आप है ना एक पास में अपने रजिस्टर में एक लिस्ट बनाएंगे, जहाँ पे आप एक कॉलम बनाएंगे, वहाँ पे होगी डेफिनेशन, एक अल्फाज का नाम होगा, एक कॉलम में फिर उस अल्फाज की डेफिनेशन होगी, ठीक है, और तीसरा कॉलम होगा जिसमें उस अल्फाज का एक सेंटेंस होगा जो आप खुद बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉस आ गया ये, ठीक है। ये टॉस वाला जो है ये मैं जाऊँगा गूगल पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा टॉस मीनिंग। यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यार ये फेंकना, ठीक है। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि यार यहाँ पे दो मीनिंग्स यहाँ पे दी हुई है। अब इसमें से कौन सी मीनिंग इधर आती है? यार आई सॉ यू टॉस द काइट सो हाई, हम पतंग को क्या करते हैं? फेंकते हैं, मुझे लगता है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है थ्रो समथिंग, समथिंग लाइटली और कैजुअली। तो हाँ ये कह रहा है कि यार आप फेंकते हो, तो हाँ सही है, डेफिनेशन सही लग रही है। फिर यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है मूव और कॉज टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ। यार हम पतंग को एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही खुद तो नहीं हिलाते, वो हवा की वजह से उड़ती है। तो टॉस है ना हमें बिल्कुल सही लग रहा है। तो टॉस, ये थ्रो वाली जो डेफिनेशन ये बिल्कुल सही है। फिर आप है ना अपने फर्स्ट कॉलम में आपने अल्फाज लिख लिया टॉस, सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे डेफिनेशन, जो आप देखेंगे खुद चेक करके कि यार अच्छा कौन सी है ना सेंस बन रही है। और फिर तीसरे वाले में आप एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। वो सेंटेंस आप गूगल से ऐसे यूँ छापा भी मार लें यहाँ से, ठीक है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ये लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आप है ना एआई से भी पूछ सकते हैं, सेंटेंसेस बना के दे दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला वाला, आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। ऑन हाई नहीं होगा, ये यहाँ पे सो हाई होगा, ठीक है। ये एक है ना यहाँ पे एरर है, सो हाई। अब ये क्या कह रहा है यार, पतंगे जो है ना मैंने तुम्हें देखा हवा में ऐसे यूं बहुत ऊंचा फेंकते हुए, ठीक है। ये इसका मतलब है, ये पतंग को कह रहा है यार, एक चीज को कह रहा है, ठीक है। आई, ठीक है, मैंने देखा आपको। ये यू क्या है, ये हमें ना अभी तक पता नहीं है। क्या आपका दोस्त है, क्या आपकी बहन है, क्या आपके अम्मी अब्बू हैं, कौन है, हमें नहीं पता। ये यू जो है ना, अभी फिलहाल है ना हम अंडरलाइन सर्कल कर लेते हैं यार, ये है कौन जो है ना पतंगों को बहुत ऊंचा फेंक रहा है हवा में। और इसको पढ़ के आपको अंदाजा हो रहा होगा यार इंसान नहीं लग रहा, कुछ और चीज है। क्या चीज है वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ये है कि यार पतंगों को कोई है ना हवा में बहुत ऊपर आसमान में है ना बहुत ऊंचा है ना फेंक रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। तो वही सेम चीज यार जो पतंगों को इतना ऊपर लेके जा रही है, साथ में परिंदे भी हैं, उनको भी है ना बहुत ऊपर भेज रही है। लो द बर्ड्स, ठीक है, ये डेफिनेशन आप खुद सर्च करेंगे और अपने रजिस्टर में लिखोगे लिखोगे, ठीक है। ये वही सेम चीज जो पतंगों को बहुत ऊपर आसमान में भेज रही है, आप उसको फेंकते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज जो पतंगों को बहुत ऊपर फेंक रही है, साथ में आपके जो पंछी हैं, ठीक है, जो बर्ड्स हैं उनको भी बहुत ऊपर भेज रही है, ठीक है। तो ये अभी तक हमें समझ आ रहा है। अब यार ये कौन है,
क्या है, ठीक है, ये हमें है ना बाद में पता चलेगा, ठीक है। कौन है वो आगे पढ़ते हैं। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, मतलब यार मैं जिधर भी जाता हूँ, ऑल अराउंड, ठीक है, मैं जिधर भी जाऊं हर जगह पे यार मुझे है ना तुम्हारी आवाज आती है। आई हर्ड यू पास, मतलब यार तुम्हारी आवाज आती है कि तुम है ना यहाँ से जाते हो, ठीक है। यू पता नहीं कौन है अभी तक यार, चलो इसको भी पता नहीं कौन है, किसको है ना ये बंदा देख रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये जो बंदा है ये देख रहा है कि यार ये है ना पतंगों को बहुत हवा में फेंक रही है, ठीक है, बहुत ऊपर लेके जा रही है, और परिंदों को भी है ना हवा में ऐसे ही है ना टहला रही है, और साथ में उसकी हर जगह उसकी आवाज सुनती है, ठीक है। फिर लाइक लेडी स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, मतलब यार आपने लड़कियों की जो स्कर्ट्स देखी होंगी, ठीक है, उनको है ना आपने देखा होगा यार ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही जैसे आपकी जो घास होती है, ठीक है, जैसे वो आपके बाग में ऐसे ही है ना हिल रही होती है, वैसे ही है ना लड़कियों के भी जो स्कर्ट्स होते हैं, जो उनके कपड़े होते हैं, वो भी है ना घास की तरह से ही है ना ठहला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी अभी हमें पता चल गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है, एक और डेफिनेशन में आ गया। फिर अब हम जाते हैं पांचवी और छठी लाइन में। यहाँ पे देखिए पांचवी और छठी लाइन में ओ विंड, मतलब ये जो यू की जो बात हो रही है ना, ये हवा की बात कर रहा है। हमें अब कैसे पता, हम है ना वापसी पढ़ते हैं। आई सॉ यू टॉस द काइट सो हाई, मतलब अगर मैं हवा को लेता हूँ यार वो चीज हवा है, तो क्या हवा पतंगों को बहुत ऊपर लेके जाती है? हाँ। पतंगे कैसे ऊपर हवा में उड़ रही होती हैं? हवा की वजह से ना, तो उसकी वजह से। फिर दूसरा, ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, वो भी कैसे उड़ रहे होते हैं हवा में? जब तक हवा नहीं होगी वो इतने मजे से नहीं उड़ पाएंगे, वरना वो बार बार गिर रहे होंगे, हवा की वजह से वो उड़ पाते हैं, आगे हो पाते हैं और सब। उसके अलावा एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, हाँ मैं जिधर भी जाता हूँ मुझे हवा की तो आवाज आती है, हवा चलेगी तो यार उसकी आवाज तो आती है ना, हवा की तो आवाज होती है। तो ये भी सही लग रहा है। फिर लाइक लेडी स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, हाँ जब घास ऐसे ऊपर नीचे होती है तो वो कैसे होती है, हवा की वजह से होती है ना, तो वैसे ही, ठीक है। तो उसकी वजह से यार हमें पता चल गया ये जो यू की बात हो रही है ना, ये आपके जो यू है ये कौन है, ये आपकी हवा है, ठीक है। हवा क्या करती है, ये चीजें करती है, ठीक है। ओ विंड अब ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, अब ये कह रहे हैं कि यार हवा जो है ये पूरे दिन है ना, पूरे दिन है ना चल रही होती है, ठीक है। अब ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, अब ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन है ना ब्लो हो रही होती है, घूम रही होती है, चल रही होती है हवा, पूरे दिन चल रही होती है, ठीक है। ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, अब यहाँ पे है ना समझे शायरी की गई है, मतलब जिसमें आप बोले वाह वाह, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में दी गई है, ठीक है। तो इसमें बस ये है कि यार हवा आवाज निकालती है तो बहुत जोर से मतलब आवाज आती है, तो उसको है ना आप समझे जब हवा चल रही होती है तो उसको आप एक गाना समझे, ठीक है। ये है ना यहाँ पे लिखा गया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है ना हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। फिर अब हम आते हैं हमारे दूसरे पैराग्राफ पे। फिर अब दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. O wind, a blowing day, blowing all day long, O wind that sings so loud a song. अब शुरू से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, मतलब यार मैंने देखा तुम्हें बहुत सारी अलग अलग चीजें करते हुए, ठीक है। किसको, ये जो यू है ये कौन है, आपकी हवा है, विंड, हवा, एयर, ठीक है। ये ख्याल रखें, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड, बट ऑलवेज योर सेल्फ यू हिड, यहाँ पे है ना मतलब बहुत पुराने जमानों वाली इंग्लिश की गई है। आप बोलेंगे यार यू योर सेल्फ यू हिड, अरे ये क्या मजाक है, मतलब भाई क्या कहना चाह रहे हो, यू दो दफा आ गया फिर साथ में बीच में योर सेल्फ, ये है ना पुराने जमानों की इंग्लिश है, लेकिन इससे ये है ना आपकी जो शायरी होती है वो बहुत ही है ना खूबसूरत बनती है। वैसे ही जैसे उर्दू में होता है, उर्दू में वैसे बहुत शायर होते हैं, पता नहीं कौन से अल्फाज एक साथ है ना भाई उठाते हैं किधर से और ऐसे ना एक साथ है ना घुसा के है ना भाई चमड़ा देते हैं, लेकिन भाई बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे ही अंग्रेजी में भी है ना ये सीन है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है बट ऑलवेज यू, ठीक है, आप इसको योर सेल्फ को यू यहाँ से समझे लिखा नहीं हुआ हुआ, फिर आप पढ़े बट ऑलवेज यू हिड, मतलब ये कह रहा है कि यार आप हमेशा छुपते हो, मतलब कौन, हवा छुप रही है,
ये कहना चाह रहा है। अगर ग्रामेटिकली बात करें तो यू यहाँ पे होना चाहिए बीच में इधर, बट यू ऑलवेज हिड। लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए यू है ना यहाँ पे लिखा गया है। ग्रामेटिकली यू होना चाहिए इधर, लेकिन खूबसूरत बनाने के लिए इसको ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये है ना पहली दो लाइन्स में बताया जा रहा है कि यार हवा ने बहुत सारी चीजें की, लेकिन यार तुम हमेशा छुपते हो हमसे। ठीक है, फिर उसके बाद आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल। मतलब मैंने महसूस किया कि यार तुमने मुझे धक्का मारा, मैंने ये महसूस किया कि तुमने मुझे पुकारा। तो सही कह रहा है। हाँ, हवा जब बहुत तेज से चल रही होती है तो भाई हमें धक्का मारती है। फिर उसके बाद आई हर्ड यू कॉल। अब ये थोड़ा सा है ना बहुत वो है डिस्क्रिप्टिव और इमेजिनेटिव, लेकिन हाँ जब हवा चलती है तो समझे मतलब हवा हमसे बात कर रही है, गाना गा रही है, हमसे बात कर रही है। बहुत मतलब इमेजिनेटिव है, लेकिन हाँ समझे भाई। आपके जो क्या कहते हैं इश्क वाले जो शायर होते हैं वो भी पता नहीं ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो समझे वही चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे है ना हवा है। तो ये है। फिर चौथी लाइन पे आ जाते हैं, आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल। मतलब वही चीज यार जो ऊपर लिखी हुई ना यार, कि मैं है ना तुम्हें हर जगह देखता हूँ लेकिन यार तुम छुप जाते हो। वही यार दिखते ही नहीं हो, जब छुपे हो मैं कैसे देखूं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि यार हवा तुम इतनी चीजें करते हो लेकिन यार हमेशा छुप जाते हो, मुझे दिखते ही नहीं हो। तुमने इतनी चीजें की, मुझे धक्का मारा, मुझे पुकारा, पता नहीं क्या क्या करा, लेकिन दिखते ही नहीं हो। बस हाँ हवा को आप कैसे देख सकते हो? हवा तो भाई ऑलमोस्ट भाई गैस होती है, गैस को आप नहीं देख सकते जब तक उसका कलर नहीं होता। तो हाँ ये है। फिर उसके बाद यार आखिरी दो लाइन है वही वापसी रिपीट गई हैं, वो है ना बस इसको है ना ज्यादा मजे का सुनने के लिए। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री or just a stronger child than me? O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. इससे हमारी शायरी खत्म हो गई। ठीक है, अब थर्ड पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं यार यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड। क्या मतलब यार ये कह रहा है कि यार आप बहुत ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग और ठंडा भी। तो इसका मतलब ये है कि यार हवा जब चलती है तो वो ठंडी होती है और साथ में जोर से भी चलती है। तो यार अम, लगता है कि यार मतलब बहुत तेज हवा चल रही है, पता नहीं कौन इतना मतलब हवा जब तेज में चलती है बारिश के मौसम में जब भी, तो आप महसूस करते हो यार नहीं बहुत तेज से चल रही है। तो ये वही कह रहा है कि यार स्ट्रांग है बहुत और साथ में हवा ठंडी होती है। हाँ ये है। ठीक है, पहली लाइन ये हो गई। ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे है ना जो आपकी हवा है उससे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप यंग हो या फिर आप ओल्ड हो। ठीक है, यंग और ओल्ड से क्या मतलब मुराद यार, क्या आप बहुत छोटे हो उम्र में या फिर आप बहुत बुजुर्ग हो, बहुत बड़े हो उम्र में, ये पूछा गया जा रहा है। ठीक है, यंग की है ना डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं यंग है ना अंडरलाइन कर लेता हूँ, और ये है ना आप अपने नोट्स में लिखेंगे यहाँ की डेफिनेशन। फिर आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। तो बीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है? बीस्ट मतलब है ना एक राक्षस या फिर एक मॉन्स्टर जो होता है ना, वो समझ लें। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। मतलब ये कह रहा है कि यार फील्ड एंड ट्री आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये दो, ये मिलते हैं आपको जंगल में। तो ये कह रहा है कि यार आप जंगल के या बादशाह हो या फिर जंगल के कोई एक भाई मॉन्स्टर हो। ठीक है, कोई एक कह रहा है कि यार आप कोई एक हैवान हो क्या, मतलब एक मॉन्स्टर हो, हैवान हो, मतलब जानवर हो, क्या हो, मतलब ऐसा कुछ हो क्या किसी जंगल का यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद आर यू जस्ट और आर यू जस्ट और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड इन मी। मतलब ये कह रहा है कि यार क्या तुम एक बड़े से पता नहीं एक कोई हैवान हो या फिर एक कोई ऐसे छोटे से बच्चे हो जो मुझसे है ना बस थोड़ा सा और ताकतवर हो। ये सवाल पूछा जा रहा है बस। और फिर उसके बाद भाई वापसी है ना वही आपकी जो पोएटिक है वो वाली है, वो रिपीट की गई है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग। ये है ना आपकी रीडिंग हो गई इधर से। ठीक है, अब इसमें से यार हु इज टॉकिंग टू द विंड इन दिस पोएम। तो यार यहाँ पे है ना वो बंदा बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आई। ठीक है, कौन है आई? यार वो बंदा जिसने खुद है ना ये पोएम लिखी है। पोएम किसने लिखी है? आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है भाई साहब का, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। और साथ में यहाँ पे भी अबाउट द पोएट, मतलब जो आपका शायर है उसका नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके भाई साहब है जिन्होंने ये है ना आपकी शायरी लिखी है। ठीक है, और ये देखिए कब के 1850, मतलब समझें 200 साल भाई पुरानी बात है। ठीक है, तब की है ना ये लिखी हुई है, ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी बात। ठीक है,
अब ये वाली जो है ना, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शौक है कि यार ये शायर कौन है, अगर मुझे और इसकी है ना शायरियाँ पढ़नी हो तो आप है ना ये पढ़ सकते हो। लेकिन अब खैर ठीक है, तो इससे है ना फिर हम थीम और समरी पे आ जाते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड्स। इट डील्स विद द साउंड्स ऑफ द विंडी नाइट्स। इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड व्हिच कुड बी हर्ड बट कुडंट बी सीन। मतलब ये बात की जा रही है कि यार अब सबसे पहले सेंट्रल थीम, ये आप जान लें इसका क्या मतलब है। सेंट्रल थीम मतलब यार ये जो पोएम है किसके बारे में बात की जा रही है। तो यार पोएम में है ना आपके हवा के बारे में बात की जा रही है कि यार वो कितनी ताकतवर है। हमने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे वो सवाल पूछा भाई तुम ताकतवर हो, कौन हो, जानवर हो, हैवान हो, भाई क्या हो। और यहाँ पे भी देखा कि यार तुम छुप के चले जाते हो लेकिन यार मुझे तुम चीजें करते हुए देखते हो। और तुम है ना पतंगों को ऊपर लेके जाते हो, पता नहीं और घास को भी हिला रहे होते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं हवा। तो वो है ना हवा की ताकत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इट डील्स विद द साउंड्स ऑफ द विंडी नाइट्स। हाँ ठीक है, हवा की जो आवाज़ें होती हैं। और साथ में ये भी कि यार हवा बहुत सारी चीज़ें करती है लेकिन यार हमें दिखाई नहीं देती, छुप जाती है। छुप नहीं जाती, वो तो है ना ऐसे ही शायर को होता है ना यार बहुत खूबसूरत लगे वैसे छुप जाती है। वैसे ही, लेकिन नहीं आप देख नहीं सकते उसको। तो ये है, ये सेंट्रल थीम है कि यार हवा के बारे में क्या क्या बात की जा रही है, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो हवा के बारे में बात की जा रही है। तो ये है थीम। फिर समरी, समरी में क्या है, समरी में यार आप ये चीज़ बात करते हो कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो in Robert Louis Stevenson's poem, The Wind, the speaker discusses the power and enigma of nature's invisible force, the wind. Throughout the poem, the wind is personified as a dynamic and unpredictable entity. The speaker observes how the wind affects the world, tossing kites, rustling grass, and creating sounds that mimic singing. Despite witnessing these effects, the speaker is actually unable to see the wind itself. The poem captures a sense of childlike wonder and curiosity, reminiscent of observing the mysteries of the natural world in childhood. Stevenson's verse reflects the transient and ever changing aspects of life and emphasizes the enduring fascination with the forces of nature. अब ये पूरा यहाँ पे लिखा गया है, इतनी लंबी की गई है समरी। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका जो रॉबर्ट लुइस है, ये है ना बात करता है सबसे पहले आपकी पावर एंड एनिग्मा ऑफ नेचर्स इनविजिबल फोर्स द विंड। मतलब यार बेसिकली ये बात कर रहा है हवा की पावर के बारे में। ठीक है, एनिग्मा ऑफ नेचर्स, आपको नेचर ये एनिग्मा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन है ना उसकी एनिग्मा की बेसिकली की मिस्ट्री। ठीक है, कि ये जो नेचर की जो मिस्ट्री है उसके बारे में बात की जा रही है। फिर उसके अलावा द विंड इज पर्सोनिफाइड एज डायनामिक, ये डेफिनेशन आप सर्च करेंगे, एन अनप्रेडिक्टेबल एंटिटी। यार इसकी डेफिनेशन आप सर्च करेंगे लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ क्या है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कभी हवा आती है कभी हवा नहीं आती, कभी मतलब चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें करी होती है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते। ये है ना डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल एंटिटी। आप इसकी डेफिनेशन भी सर्च करेंगे खुद तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। लेकिन हाँ वो डेफिनेशन जो आप सर्च करेंगे वो अपने रजिस्टर में लिखेंगे क्योंकि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर द स्पीकर ऑब्जर्व्स हाउ द विंड अफेक्ट्स द वर्ल्ड, टॉसिंग काइट्स, रसलिंग गाय, ये जो सारी चीज़ें आप लिखी हैं यार। जो आपका ये जो रॉबर्ट लुइस है, इन्होंने हवा को बहुत चीज़ें देखी हुई है यार। हवा मुझे धक्का मारती है और भाई मुझे पुकार रही होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रही होती है। घास को भी ऊपर नीचे से यूँ कर रही होती है जैसे है ना भाई लेडीज़ की स्कर्ट्स होती हैं। तो ऐसी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये है ना बताया गया कि भाई रॉबर्ट लुइस ने लिखा है कि यार ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ये वाली लाइन छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये है ना बकवास है और इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये काम की नहीं है। फिर उसके बाद स्टीवनसन्स वर्स रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिएंट एंड एवर चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड एम्फसाइजेस द एंड्यूरिंग फैसिनेशन। यहाँ पे बस ये बात की गई है। सबसे पहले तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फसाइजेस इसका क्या मतलब है, एंड्यूरिंग और फैसिनेशन। ठीक है, और ट्रांजिएंट एंड एस्पेक्ट्स, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाली जो है ये आप ऊपर वाली लाइन छोड़ देते हैं, मैं अलग कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब यार यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो आखिरी सेंटेंस है कि यार ये जो आपकी जो हवा है, ठीक है, उसके लाइफ में है ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो वो करता है और हमें है ना यार कभी है ना कभी कभार यार खूबसूरती है ना देखनी चाहिए कि यार जो आपकी नेचर है, जो आपके बाहर यहाँ पे जो आपकी दुनिया है, कभी है ना उसकी खूबसूरती देखनी चाहिए। और वही चीज़ है ना उसके बारे में ये बात करता है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर
इससे हमारी है ना रीडिंग खत्म हो गई है। अगले लेक्चर में फिर हम है ना ग्लॉसरी करने वाले हैं, जिसमें हम ये अल्फाज थोड़े से ही हैं यहाँ पे, हाँ बस इतना ही सही है। ये अल्फाज हैं, इनकी हम डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये किताब ने खुद दी हुई है, ये डेफिनेशन काम की है, ये ख्याल रखें इसमें थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, वो अगले लेक्चर में हम ये है ना सही करेंगे। और उसके अलावा तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप है ना लेक्चर वापसी देख लें, मसला नहीं है, वरना ये तो हम आपको समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर और बाकी सारे चैप्टर्स के और सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स फ्री में, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम है ना आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम है ना ग्लॉसरी करने वाले हैं।